आपको दिन भर की सबसे चर्चित खबरें दिखाते हैं और खबरों को विस्तार से समझाते भी हैं। तो आइए आज की 4 बड़ी खबरों को पहले शॉर्ट में देख लेते हैं और फिर आगे विस्तार से आपको समझाएंगे। आज बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी लॉ एंड ऑर्डर पर तेज सियासत के मायने आपको समझाएंगे। दूसरी खबर, समझिए एनकाउंटर की मांग क्यों हो रही है। तीसरी खबर होगी औरंगजेब की कब्र से उठे विवाद को समझाएंगे और नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन डंप क्लीन के मायने आपको बताएंगे। और सबसे पहले बात, बिहार का राजनीतिक माहौल लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर गर्म है। पक्ष और विपक्ष दोनों ही तरफ से वार पलटवार किया जा रहा है। सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। हाथ में तख्ती और जुबान पर नारे। विधानसभा के बाहर नारेबाजी तो विधानसभा के अंदर भी हंगामा। नहीं होना चाहिए कतई। आप सदन के बाहर जो करते हैं कीजिए, लेकिन सदन को ठाकुरबाड़ी मत बनाइए। होली के बाद मंगलवार को विधानमंडल के बजट सत्र की कार्यवाही फिर से शुरू हुई और सदन के बाहर ही विपक्ष के गर्म तेवर दिख गए। अपराध और विधि व्यवस्था के मुद्दे पर विधानसभा के बाहर प्रदर्शन के साथ ही सदन के अंदर भी जोरदार हंगामा हुआ। हालांकि विपक्ष के आरोपों का सत्ता पक्ष के नेताओं ने भी बखूबी जवाब दिया। इसमें कौन बचा है? सरकार का कोई बच्चा है? सरकार का दरोगा या सिपाही मारा जा रहा है तो पौली के क्या होगा? चाहे वह भागलपुर की घटना हो, अररिया की घटना हो, जो भी हुआ हो, लेकिन जो लोग ये बिहार उस पर कार्रवाई हुई, अपराधी तत्क्षण गिरफ्तार हुए, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। तेजस्वी यादव ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा तो सत्ता पक्ष की ओर से मंत्री अशोक चौधरी ने जवाब दिया। 20 सालों में 60,000 मर्डर हुए हैं, 60,000 हत्याएं जो हैं नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री रहते हुए हुए हैं। 25,000 रेप हुए हैं, बलात्कार हुआ है। जो लोग लोंडा नाच कराते थे, जो लोग लाठी पेलावन रैली कराते थे, जिनके यहाँ सब व्यापारी भाग गए, वो हमको जिनके सूप में अपने 75 को छेद दूसरा को दूसरा है। हाल के दिनों में घटी घटनाओं ने बिहार के राजनीतिक पारे को चढ़ा दिया है, लेकिन विपक्ष के आरोपों का सत्ता पक्ष के नेता बखूबी जवाब दे रहे हैं। पहले की सरकार में अपराधियों को सरकार का संरक्षण मिलता था, लेकिन आज अपराध करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होती है। यानी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जमकर वार पलटवार जारी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार, अमित कुमार, संजय कुमार, आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखिए, बिहार में नेताओं के बीच जुबानी जंग जारी है। अब आप ये समझिए कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर सियासत आखिर गर्म क्यों है। दरअसल हाल के दिनों में कुछ आपराधिक घटनाएं बिहार में घटी, जिसमें सीधे तौर पर पुलिस पर अपराधियों ने हमला किया और पुलिस पर हमले की घटनाएं हुई। झड़प के बाद 2 एएसआई की मौत हो गई, जिससे बिहार का माहौल गर्मा गया। सरकार पर विपक्ष के नेता लगातार निशाना साध रहे हैं। विपक्ष के नेताओं का यह आरोप है कि नीतीश सरकार में अपराधी बेलगाम हो गए। दूसरी ओर सत्ता पक्ष के नेता विपक्ष को यह कहते हुए जवाब दे रहे हैं कि अपराधियों पर कार्रवाई भी हो रही है, पहले की तरह नहीं कि सत्ता के संरक्षण में अपराधी फलते फूलते थे। अब तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा और एक आंकड़ा भी बताया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के 20 साल के इस कार्यकाल में 60,000 हत्या की घटनाएं हुई हैं, जबकि 20 साल के इस कार्यकाल में 25,000 रेप की घटनाएं हुई। अब यह समझना जरूरी है कि विपक्ष आखिर कानून व्यवस्था पर ही नीतीश सरकार को क्यों घेर रहा है। तो इसे समझते हैं। दरअसल कानून व्यवस्था के मुद्दे पर पहले की लालू राबड़ी सरकार घिरती रही है। लालू राबड़ी सरकार के समय हालात ऐसे थे कि उस वक्त जंगल राज शब्द का जिक्र किया गया था। अब आरजेडी के नेता पार्टी को उस जंगल राज वाले परसेप्शन से बाहर लाना चाहते हैं और यही वजह है कि कानून व्यवस्था के मुद्दे को उठाते हुए ही नीतीश सरकार को घेर रहे हैं।
देखिए, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर ही नीतीश कुमार 2005 में सत्ता में आए थे। लॉ एंड ऑर्डर की वजह से ही नीतीश कुमार का नाम सुशासन बाबू भी कहलाया और अब कानून व्यवस्था के मुद्दे पर ही आरजेडी के नेता नीतीश सरकार को घेर रहे हैं ताकि जंगल राज का जो परसेप्शन है उसे खत्म किया जा सके और फिर इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा जा सके। बढ़ेंगे आगे और बात अगली खबर की। अररिया और मुंगेर में पुलिस पर हुए हमले के बाद बिहार में भी अब अपराधियों के एनकाउंटर की मांग उठने लगी है। सत्ता पक्ष के नेताओं के साथ साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने भी अब बिहार के अपराधियों को दो टूक चेतावनी दे दी और कह दिया है कि अगर पुलिस टीम पर जानलेवा हमला हुआ तो गोली चलाने से पुलिस वाले भी गुरेज नहीं करेंगे। बिहार छोड़ किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। अब पुलिस पिटेगी नहीं, पीटेगी। अगर गोली कोई किसी पर पुलिस पर चलाएगा तो पुलिस गोली चलाएगी। पैर में नहीं, अब सीने में मारी जाएगी गोली। अपराधी के सीने में गोली मारा जाएगा अगर अपराधी पुलिस पे गोली चलाएगा तो। पहले अररिया में पुलिस पर हमला, फिर मुंगेर में एएसआई की हत्या। पुलिस की कार्यशैली पर तो सवाल खड़े किए ही बिहार के राजनीतिक पारे को भी चढ़ा दिया है। विपक्ष के नेता कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं तो सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। कितने बड़े कद्दावर क्यों नहीं हो, कानून के हिसाब से बिहार में कोई बचने वाला नहीं है। सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि घटना में जो लोग भी शामिल हैं उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। बिहार में कानून का राज है, जरूरत पड़ी तो अपराधियों का एनकाउंटर भी होगा, जरूरत पड़ी तो पैर की बजाय सीने में गोली मारी जाएगी। कि अपराधी अगर पुलिस पे गोली चलाएगा तो पुलिस जवाबी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। अपराधी के सीने में गोली मारा जाएगा अगर अपराधी पुलिस पे गोली चलाएगा। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने बिहार के अपराधियों को दो टूक चेतावनी दी और कहा कि अगर पुलिस टीम पर जानलेवा हमला हुआ तो गोली चलाने से पुलिस वाले गुरेज नहीं करेंगे। अगर हमें उनका अटैक, उन पर हमला जानलेवा लगे तो हम उनके पर गोली भी चला सकते हैं। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन हमारे किसी भी जवान और अधिकारी। वहीं एडीजी पुलिस मुख्यालय कुंदन कृष्णन ने कहा है कि गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। इनकाउंटर कोई करता नहीं है, आत्मरक्षात्मक गोली चलाता है। चलाएगी पुलिस। अगर गोली कोई किसी पर पुलिस पर चलाएगा तो पुलिस। यानी अब बिहार में अपराधियों की खैर नहीं। 2005 की तरह या तो बिहार छोड़ दें या फिर अपराध का रास्ता छोड़ दें। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो पुलिस की तरफ से भी दो टूक चेतावनी अपराधियों को दे दी गई है, यानी कि पुलिस भी अब एक्शन में आ गई है। देखिए, एनकाउंटर की मांग वाली सियासत को आपको हम समझाएं उसके पहले ये समझना जरूरी है कि पिछले एक हफ्ते में पुलिस पर कब कब हमले हुए। सबसे पहले आपको बताएं, 12 मार्च को अररिया में पुलिस की टीम पर हमला किया गया जिसमें एएसआई की मौत हो गई। उसके 2 दिन बाद 14 मार्च की बात कर लीजिए, 14 मार्च को बिहार के मुंगेर जिले में भी इसी तरीके से पुलिस की टीम पर हमला किया गया जिसमें एएसआई की मौत हो गई। और देखिए, 14 मार्च के दिन ही मुंगेर के बाद समस्तीपुर से भी ऐसी खबर सामने आई जहां पुलिस पर ग्रामीणों की तरफ से पथराव कर दिया गया। उसके ठीक अगले दिन 15 मार्च को भागलपुर में पुलिस पर हमला हुआ जिनमें बताया जा रहा है कि 5 जवान घायल हो गए जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। 16 मार्च की तारीख मनेर में भी इसी प्रकार की तस्वीर देखने को मिली जहां ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया। उसके बाद आगे बढ़िए, 14 मार्च के दिन ही सिर्फ उधर ही नहीं बल्कि नवादा में भी पुलिस पर पथराव कर दिया गया। और देखिए, नवादा के साथ साथ 16 मार्च की तारीख को ही जहानाबाद में भी इसी तरीके से पुलिस टीम पर हमला हुआ। यानी कि बिहार के अलग अलग जिलों में लगातार पुलिस जो है वो निशाने पर रही। जहां भी पुलिस की टीम कार्रवाई करने के लिए गई वहां हमला पुलिस पर ही कर दिया गया। आइए अब एनकाउंटर की मांग वाली खबर को समझते हैं। दरअसल एनकाउंटर की सबसे ज्यादा चर्चा यूपी को लेकर होती है। यूपी की योगी सरकार में एनकाउंटर की कई घटनाएं हुई। एनकाउंटर की वजह से अपराधियों में खौफ पैदा हुआ। अपराधी या तो जेल गए या फिर राज्य छोड़कर भाग गए। जो अपराधी हैं उनमें इतना ज्यादा खौफ यूपी में पैदा किया गया। एक समय था जब बिहार में लालू प्रसाद, राबड़ी देवी शासनकाल में अपराधी घटनाएं बढ़ी थी। 2005 में भी जब नीतीश कुमार सत्ता में आए तो अपराधियों में खौफ बढ़ गया। अपराधी सीधे जेल गए
या फिर अपराधियों को बिहार छोड़कर भागना पड़ गया, ये नौबत आ गई थी। लगातार बड़े बड़े जो अपराधी थे, जो चार्जशीटेड थे, उनकी लिस्ट बनाई गई, उन पर कार्रवाई की गई। और हाल के दिनों की अगर हम बात करें तो फिलहाल जो ताजा हर दिन खबर सामने आ रही है, उसके मुताबिक हाल के दिनों में पुलिस पर अचानक हमले की घटनाएं बढ़ गई हैं। अब विपक्ष इसी मुद्दे को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार को घेर रहा है और अपराधियों के बेलगाम होने के आरोप सरकार पर लगाए जा रहे हैं। यही वजह है कि अब बिहार में भी यूपी की तरह एनकाउंटर की मांग की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि गोली का जवाब गोली से ही दी जाए, ताकि अपराधियों में पुलिस का जो एक डर है वो बना रहे, और ये डर बहुत जरूरी है। हालांकि ये भी सच है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समय समय पर कानून व्यवस्था की खुद ही समीक्षा करते रहे हैं। नीतीश कुमार खुद लॉ एंड ऑर्डर को लेकर काफी चिंतित रहते हैं और यही वजह है कि उन्होंने समीक्षा बैठक भी की। जरूरी निर्देश और कार्रवाई भी की बात उन्होंने हमेशा से कही है, और एक बार फिर से समीक्षा बैठक करने के साथ बड़े निर्देश आज भी मुख्यमंत्री ने दिए हैं। बढ़ेंगे आगे और बात अगली खबर की। बात औरंगजेब पर तेज हुई सियासत की कर लेते हैं। देखिए, औरंगजेब को लेकर शुरू हुआ घमासान अब उसकी कब्र तक पहुंच गया है। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में स्थित औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर हिंदू संगठन सड़क पर उतारा है। कह रहे हैं कि कब्र नहीं हटाए जाने पर बाबरी जैसा अंजाम हो जाएगा। अब शिवसेना यूबीटी के नेताओं ने जहां सरकार पर निशाना साधा, तो वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि औरंगजेब कब्र का महिमा मंडन तो होने नहीं दिया जाएगा, और अगर किसी ने ऐसा करने की कोशिश की तो उसे कुचल दिया जाएगा। औरंगजेब के बाद औरंगजेब की कब्र को लेकर घमासान मच गया है। महाराष्ट्र की सड़कों पर हिंदू संगठनों ने हल्ला बोल दिया है। महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में हिंदू संगठनों ने औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर प्रदर्शन तेज कर दिया है। औरंगजेब के पोस्टर जलाकर विरोध दर्ज कराया जा रहा है। चेतावनी जारी की गई है कि अगर विद्रोह और विरोध प्रदर्शन के बावजूद औरंगजेब की कब्र को नहीं हटाया गया तो विरोध की लहर कार सेवा में तब्दील हो जाएगी, और जो बाबरी के साथ हुआ वही औरंगजेब की कब्र के साथ होगा। सोशल मीडिया पे अलग अलग तरीके से छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, इनका इतिहास गलत तरीके से बताया जा रहा था। इनके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। कार सेवा की चेतावनी और हिंदू संगठनों के अल्टीमेटम के बाद संभाजीनगर में औरंगजेब की कब्र की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उधर औरंगजेब की कब्र को लेकर उठी विद्रोह और विरोध की चिंगारी सियासी गलियारों में तूफान की वजह बन रही है। लेकिन वो जो आक्रामक थे वो महाराष्ट्र के ऊपर, शिवाजी महाराज और मराठों के ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर पाए। उनकी कब्र इस महाराष्ट्र में बनानी पड़ी। ये इतिहास है, ये इतिहास वैसा ही रहना चाहिए। औरंगजेब कधी हजला पण गेला नाही आणि हा क्रूर शासक होता। आज देवेंद्र फडणवीस तेवढेच क्रूर आहेत। बीजेपी की सरकार विपक्ष के निशाने पर है, तो सरकार ने भी साफ कर दिया है कि औरंगजेब कब्र का महिमा मंडन नहीं होने दिया जाएगा, और अगर किसी ने ऐसा करने की कोशिश की तो उसे कुचल दिया जाएगा। तरी या महाराष्ट्रामध्ये औरंगजेबाच्या कबरीचं महिमा मंडन होऊ देणार नाही, त्याचं उदात्तीकरण होऊ देणार नाही। औरंगजेब की कब्र से उठे विवाद की मध्य प्रदेश में एंट्री हो गई। जबलपुर में महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष रेखा जैन ने औरंगजेब की तुलना भगवान परशुराम से कर डाली। कांग्रेस नेता की पोस्ट पर ऐसा बवाल मचा कि ब्राह्मण समाज भड़क उठा। कई संगठन ने इसका विरोध जताया और रेखा जैन पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर डाली। औरंगजेब पर विवाद की कहानी का आगाज तब हुआ था जब समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने औरंगजेब की तारीफ में कसीदे गढ़े थे। लेकिन अब ये मामला न सिर्फ औरंगजेब की कब्र और कार सेवा तक पहुंच गया है, बल्कि औरंगजेब के बहाने हिंदू मुस्लिम की सियासत ने फिर सिर उठा लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देखिए, औरंगजेब की कब्र से उठे जो विवाद हैं वो अब गहराते चले जा रहे हैं। देश भर में इसको लेकर जुबानी जंग शुरू हो गई है। हम आपको इस पूरे मामले को समझाएं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि इसकी शुरुआत आखिर कहां से हुई थी। देखिए, सपा नेता अबू आजमी ने औरंगजेब पर सबसे पहले बयान दिया था। अबू आजमी ने कहा था कि औरंगजेब क्रूर शासक नहीं थे, और इसके बाद ही बस उनका कहना था कि पूरे देश में सियासत गर्मा गई। आखिरकार अबू आजमी ने अपने बयान पर फिर खेद जता दिया, लेकिन विवाद जारी रहा। औरंगजेब को लेकर शुरू हुआ घमासान अब उसकी कब्र तक पहुंच गया है।
महाराष्ट्र के संभाजी नगर में औरंगजेब की कब्र बनी है, जिसे हटाने की मांग अब हिंदू संगठन की तरफ से जोर शोर से उठाई जा रही है। कब्र को हटाने की मांग को लेकर हिंदू संगठन सड़क पर उतर आए हैं और चेतावनी दे रहे हैं कि कब्र अगर नहीं हटाया गया तो बाबरी जैसा अंजाम हो जाएगा। हिंदूवादी संगठनों की मांग पर अब देश भर में सियासत जारी है। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने इसको लेकर निशाना साधा, तो वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी साफ कर दिया है कि औरंगजेब की कब्र का महिमा मंडन नहीं होने दिया जाएगा और अगर किसी ने ऐसा करने की कोशिश की तो उसे कुचल दिया जाएगा। हालांकि अब देखना होगा कि आगे इस मामले पर और क्या अपडेट सामने आता है। बढ़ेंगे आगे। झारखंड के चाईबासा में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का एक्शन लगातार चल रहा है और इसी मकसद से जिले में ऑपरेशन डंप क्लीन चलाया गया। नक्सलियों के छिपा कर रखे गए हथियारों को हमारे जवान चुन चुन कर नष्ट करने में जुटे हुए हैं और नक्सली हैं कि भागे फिर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। चाईबासा में अब वांटेड और इनामी नक्सलियों को मान से निकालने के लिए ऑपरेशन डंप क्लीन चलाया जा रहा है। कोल्हान के जंगलों में डंप किए हुए अपने हथियार और गोला बारूद के बल पर पुलिस के साथ मुकाबला करने में लगे नक्सलियों की हालत अब ऐसी हो गई है कि नक्सली पुलिस से मुकाबला करने में बैकफुट पर हैं। वहीं सुरक्षा बल के जवान उनके डंप किए हुए हथियारों और गोला बारूद को खोज खोज कर नष्ट करने में लगे हैं। कोल्हान के घने जंगलों में कुख्यात नक्सली कमांडर मिसिर बेसरा, अनमोल असीम मंडल, अजय महतो, सगेन अंगरिया और जयकांत के जमे होने की सूचना के बाद इनके सफाई के लिए ऑपरेशन डंप चलाया जा रहा है। एक नजर ऑपरेशन डंप क्लीन पर। 1 करोड़ का इनामी नक्सली का ये दस्ता झारखंड पुलिस और केंद्रीय बलों का प्राइम टारगेट है। इनके खात्मे के लिए पुलिस एक विशेष रणनीति के तहत काम कर रही है। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने साफ और सख्त लहजे में कहा कि नक्सलियों को अब बख्शा नहीं जाएगा। आज की तारीख में जो बचे खुचे 10, 12, 15, 20, 25 जो भी नक्सली या सो कॉल्ड नक्सली डकैत जो कही है, जो बचे हुए हैं सरंडा में, उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि पुलिस से लड़ सके। वो एकदम कमजोर हो चुके हैं। तो अभी हमारी जो स्ट्रेटजी है उसमें संख्या हथियार बहुत कम हो चुके हैं। इसलिए आप देखते होंगे पिछले करीब 1-1.5 साल से एक भी फायरिंग इंसिडेंट नक्सल के साथ में नहीं हो रही। जहां भी हो रही है वो हम लोग इंटेलिजेंस में उनके ऊपर छापामारी कर रहे हैं, रेड कर रहे हैं और मतलब उनकी ओर से फायरिंग नहीं हो रही, हमारी ओर से फायरिंग हो रही है। आप देखे होंगे झारखंड में नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है और इसीलिए पुलिस का इन लोगों से निपटने का तरीका बदल चुका है। 20 साल पहले पुलिस डिफेंसिव रहा करती थी, लेकिन अब समय बदला तो तकनीक बदली। पुलिस फ्रंट फुट पर खेल रही है और जल्द ही नक्सलियों का सफाया कर झारखंड को नक्सल मुक्त किया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और आइए अब जल्दी से समझ लेते हैं ऑपरेशन डंप क्लीन क्या है। देखिए, ऑपरेशन डंप क्लीन नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का एक अभियान है जो कोल्हान के घने जंगल में चलाया जा रहा है। दरअसल नक्सलियों ने हथियार छिपा कर रखा है। अब ऑपरेशन के जरिए सुरक्षा बल के जवान हथियारों को खोज खोज कर नष्ट कर रहे हैं। राशन हो, कपड़ा हो, सब कुछ, सब पर पुलिस का पहरा बना हुआ है। ऑपरेशन के इस दरमियान क्या कुछ मिला है, अगर हम इसकी बात करें तो देखिए, 60 दिनों में पुलिस ने लूटे हुए 4 हथियार बरामद किए हैं। कंट्री मेड कारतूस 13,700 बरामद किए गए। 40 आईडी बम बरामद कर लिया गया है और ऐसे में अभी भी ऑपरेशन जारी है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार।